हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे और उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है। लेक्चर नंबर 9 आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से देख सकते हो, वहां पे मैंने लिंक दिया है उसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट से रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बॉडी है, इसको रोटेट कर रहा हूँ कुछ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में, तो कुछ एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो उस एफर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट मास के लिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे कोई पॉइंट मास है और यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है और इसका मास m है, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या होगा? mr²। ठीक है, इतनी बेसिक बेसिक चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए और वो लेक्चर देख लेंगे आप तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मान लो कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मान लेते कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल कुछ v स्पीड से यहाँ से जा रहा है और इसका कुछ मास m है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या? ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब कोई बॉडी रोटेट करती है, अब ये रोटेट कर रही है, ठीक है, तो रोटेट करेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इस डेरिवेशन में हम लोग उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक इररेगुलर शेप का बॉडी है, कोई भी रैंडम रिजिड बॉडी है, इररेगुलर शेप का कुछ तो। ठीक है, हम लोग कोई भी एक पॉइंट पर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका। ठीक है, ये आप एक रिजिड बॉडी है, ऐसे 2D में प्लेनर में समझो, और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, और ये जब घूम रहा है तो इसका जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। एंगुलर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? और ये जो रिजिड बॉडी है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मान लेते कोई पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसका मास मान लेते m1 है, इसका मास m2 है, यहाँ पे कोई पार्टिकल उसका मास m3 है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। कितने? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो n नंबर ऑफ मास को हम लोग बोलते हैं mn। यहाँ पे n मतलब क्या? nth नंबर। ठीक है, nth पार्टिकल। तो ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ से इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहाँ से इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा? मान लेते हैं r1 है, ये r3 है, और सिमिलरली ये r2 है, और ये क्या होगा? rn होगा। ठीक है, rn होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी भी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं, ठीक है, किसी भी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं तो क्या दिखेगा मुझे? सर्कुलर मोशन करते हुए दिखेगा। मान लेते हैं मैं इस वाले पार्टिकल को देखता हूं तो ये क्या कर रहा है? ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, ये पूरा बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं खाली इस वाले पार्टिकल को देखूं, m1 वाले मास को, तो मुझे क्या लगेगा? ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। ठीक है, वहां पे हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा था इसका। बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपको बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सब नहीं पता आपको, तो वहां से आप पहला लेक्चर देख सकते हो, बहुत अच्छे से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये इसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे जितने ही पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन कौन से टाइप का सर्कुलर मोशन कर रहे हैं? यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर इस पार्टिकल की मैं वेलोसिटी निकालूं, ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे होती है? टेंजेंट टू द सर्कल होती है, ये आपको मालूम है। तो पहले वाले पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्पीड जो होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी नहीं स्पीड यूज करेंगे, वो क्या होता है? आर ओमेगा। क्या होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा, हम लोग ने रिलेशन पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाले पार्टिकल का जो स्पीड है v1 है और उसका डिस्टेंस है r1। ठीक है, ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट होगा। सिमिलरली v2 क्या होगा? r2 ओमेगा, मतलब दूसरा वाले पार्टिकल का स्पीड कितना होगा? इतना। और v3 कितना होगा? r3 ओमेगा। और सिमिलरली vn कितना हो जाएगा? rn ओमेगा। क्या इतना समझ में आ रहा है? तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है? सबका एंगुलर स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन हर एक पार्टिकल का
लीनियर स्पीड जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ये सारे क्या है, लीनियर स्पीड। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है सबका R1 डिफरेंट है, मतलब सबका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो डिफरेंट है। तो क्या होगा, सबका लीनियर स्पीड भी डिफरेंट होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम लोग ने पहले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है, काफी अच्छे से इनके बीच में रिलेशन भी समझा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं अगर हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी देखूं, मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देखूं, अब देखिए इसके पास कुछ स्पीड है, ये कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होगा, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या कर रहा होगा, लीनियर मोशन कर रहा होगा, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा। ठीक है, मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे उसके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो पहले पार्टिकल के लिए क्या होगा, पहला वाला पार्टिकल क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ पे पार्टिकल का मास m1 है और यहाँ पे v1 इसकी स्पीड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग v को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं। v क्या होता है, r ओमेगा होता है। तो यहाँ से v की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, r ओमेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m1 v की जगह हम लोग क्या पुट करें, r। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या होगा, r² ओमेगा स्क्वायर, तो ये r1²। इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ से सिमिलरली दूसरे पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, बाकी सारे पार्टिकल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे क्या है, हाफ m2 r2² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली K3 के लिए भी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल, और डैश 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल क्या हो जाएगा, हाफ मास ऑफ nth पार्टिकल और rn² ओमेगा। क्या इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाला इंडिविजुअल पार्टिकल का। ठीक है, लेकिन हमारा गोल क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे मान लीजिए सम मतलब क्या, सबका ऐड करना है, इंडिविजुअल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या करना है, ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल, ऐसे करते करते कहाँ होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1 r1² ओमेगा स्क्वायर, इसका क्या है, हाफ m2 r2² ओमेगा स्क्वायर, इसका क्या है, हाफ, यहाँ पे हम लोग थर्ड पार्टिकल के लिए नहीं लिखते हैं, जगह कम है। nth पार्टिकल के लिए क्या होगा, हाफ mn rn² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हाफ कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे m1 r1² को ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, m2 r2² को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने वो साइड लिखा खाली। ठीक है, ये हाफ कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख दिया, और ये वाला पार्ट सब में अलग है तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो मैंने वहां पे लास्ट में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग ने लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आई जो होता है mr² होता है। ठीक है, ये किसी पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो सारे पॉइंट मास है, तो ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 मतलब फर्स्ट पार्टिकल का, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड पार्टिकल का, ये nth पार्टिकल का। ठीक है, तो ये क्या है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स। तो इस पूरे बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मान लेते हैं वो आई है। ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मान लेते हैं आई है। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे आई पुट कर सकता हूँ और साथ में ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, सब इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स, मतलब क्या, ये जो है ये पूरा टर्म जो है समेशन ऑफ, समेशन मतलब क्या, सबका एडिशन। ठीक है, समेशन क्या है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स फ्रॉम आई का वैल्यू यहाँ पे 1:10, मतलब 1 करेंगे, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल 2 पुट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल सिमिलरली n तक होगा ये। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, टोटल कंबाइन, इसके जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, आई, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे बस काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब देखिए इसको रिलेट करते हैं हमारे वो ओरिजिनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से। ये क्या है, रोटेशनल है, तो यहाँ पे आर में लिख रहा हूँ फिलहाल, ये ट्रांसलेशनल है तो टी लिख रहा हूँ। ये क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हाफ तो नंबर है, वो तो कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे जो मास है, मास किससे रिप्लेस हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। हम लोग ने वो लेक्चर में डिस्कस किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि जो मास का एनालॉगी है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे रोटेशनल में मास को कौन रिप्लेस कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, एंगुलर, ये क्या है मेरा, लीनियर वेलोसिटी या फिर लीनियर स्पीड। यहाँ पे क्या है, एंगुलर स्पीड। ठीक है, सेम एनालॉजी यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड के फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, काफी सिंपल सा एक्सप्रेशन है। तो यहां से मुझे लगता है कि काइनेटिक एनर्जी, सॉरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है कैसे आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूरा डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, या फिर बेसिक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं सारे लेक्चर्स के, आप लेक्चर बाय लेक्चर सारे वीडियोस देख लो, सारे लेक्चर्स देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।